जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी.के. राम बागरे पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जयद्रथ सिंह के बारे में पढ़ा था और कि जयद्रथ सिंह के समय जो है दिल्ली का जो राजा था इल्तुतमिश, उसका हमला होता है कहाँ पे, मेवाड़ पर। तो वो भूतला के युद्ध में जो है 1227 में इल्तुतमिश की सेना को हराता है। इसकी जो जानकारी है हमें वो जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है हमीर मंदमर्दन, उससे मिलती है, जिसमें हमीर जो है इल्तुतमिश को बताया गया है और उसका घमंड अपने राजा जो थे जयद्रथ सिंह उन्होंने तोड़ा है। और ये पुस्तक जो है जो जयसिंह सूरी ने लिखी वो गुजरात के एक राजा थे, धौलका रियासत के वीर धवल, उसके दो मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल के कहने पर जो है इन्होंने बुक लिखी। लेकिन हमें इसका एविडेंस मिलता है कि हाँ, ऐसी कोई घटना हुई थी मेवाड़ में कि भूतला के युद्ध में मेवाड़ के राजा ने दिल्ली के राजा को हरा दिया था। और इसकी सेना में दो सेनापति थे जो प्रसिद्ध हैं, बालक और मदन। और इसका जो समय है उसको दशरथ शर्मा ने जो है मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल का है, और गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने इनके बारे में लिखा है कि जब दिल्ली पर गुलाम वंश के शासकों का राज था तो उस समय मेवाड़ में एक परम प्रतापी वीर अगर कोई था तो जयद्रथ सिंह था, जिसकी वीरता की तारीफें जो है इसकी दुश्मनों ने भी की है। यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम पढ़ने वाले थे वो है रतन सिंह के बारे में। कौन? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इसका टाइम पीरियड है 1302 से 1303 ईस्वी तक। देखिए, इसके समय जो प्रसिद्ध घटना है वो है अलाउद्दीन खिलजी का हमला। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था चित्तौड़ पर, और ये कब हुआ था? ये था 1303 में, 1303 ईस्वी में। देखिए, जब कोई राजा किसी दूसरे राजा के ऊपर अगर हमला करता है ना, तो उसका जो मुख्य कारण होता है वो एक ही नहीं होता। कि जैसे इसमें बताया है कि वो कहानी आप जानते हो कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर हमला किया पद्मिनी के लिए, लेकिन सिर्फ केवल रानी पद्मिनी ही वो एक मूल कारण नहीं थी कि जिसकी वजह से चित्तौड़ पर हमला किया। उसके जो और दूसरे कारण हैं वो देखते हैं। देखिए कि जब ये अलाउद्दीन दिल्ली का राजा था तो उस टाइम पे 1303 के आसपास दिल्ली पर जो है मंगोलों का आक्रमण शुरू हो गया था, और मंगोल जो है दिल्ली तक आ गए थे, तो इसको कहीं ना कहीं डर था। और इसके अलावा और भी दूसरी चीजें थी। वो देखिए कि एक तो साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति कि भाई हर एक राजा चाहता है कि उसका साम्राज्य विस्तार हो। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो कहते हैं कि ये दक्षिण भारत तक चला गया था। खुद को दूसरा सिकंदर बोलता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, शासन करना चाहता हूँ। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि दिल्ली के जस्ट नीचे अगर राजस्थान है तो इस पर हमला क्यों नहीं करेगा। तो साम्राज्यवादी विस्तार की नीति, जो इंपीरियलिस्टिक नीति है, उसके बारे में ये इसकी सोच थी। उसके बाद में चित्तौड़ की उपयोगिता, चित्तौड़ की उपयोगिता। देखिए, चित्तौड़ की उपयोगिता में दो चीजें हैं। एक तो चित्तौड़ का जो है सामरिक उपयोगिता, और एक व्यापारिक। देखिए, सामरिक उपयोगिता का मतलब यूं है कि जो युद्ध के समय स्ट्रेटेजिक जो इसका यूज है वो कैसे किया जा सकता है। एक तो कि ये सुरक्षित परकोटा है, इसका सुरक्षित परकोटा मतलब रैम्पार्ट बहुत अच्छा है, दीवारें, और यहाँ अन्न जल की व्यवस्था है, अन्न जल की व्यवस्था, और पहाड़ी पर है, इसलिए आसानी से जो है दुश्मन इसको जीत नहीं सकते। फिर और मैं जब चित्तौड़ दुर्ग पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसकी बनावट और इसकी जितनी भी विशेषताएं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चीज़ें आप चित्र में देख सकते हैं। मैं पहाड़ी वाला जो सीन है
वो चित्र में लगा दूंगा, आप यहाँ से देख लेना चित्तौड़ का किला, वैसे सबने देखा हुआ है। तो ये इसका सामरिक दृष्टि से सुरक्षित किला था। और व्यापारिक में देखिए, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत में ऊपर पड़ती है दिल्ली, और दिल्ली से नीचे है राजस्थान, राजस्थान में चित्तौड़, और चित्तौड़ से जो है गुजरात जाने वाला रास्ता और एक मालवा जाने वाला रास्ता। तो पहले एक तो गुजरात का रास्ता, गुजरात, और एक मालवा। यहाँ का रास्ता जो है वो मेवाड़ से होके जाता है। कहाँ से होके जाता है? मेवाड़ से होके। देखिए ये अपना ये एरिया है राजस्थान, इधर पड़ता है गुजरात, ये क्या है? गुजरात। और ये जो एरिया है ये है मालवा, एमपी जिसको बोलते हैं। तो जो दिल्ली से रास्ता आता है वो यहाँ चित्तौड़, चित्तौड़ से गुजरात की ओर जाना और मालवा की तरफ जाना, ये आसान है। तो कोई भी राजा ये चाहता था कि देखिए गुजरात में जो है जो विदेशी आते थे, अरबी व्यापार वो होता था, क्योंकि बंदरगाह था और व्यापार का मुख्य केंद्र था। और इसके साथ एक और चीज थी कि जो उस समय अरबी घोड़े बहुत फेमस थे अपनी ताकत और अपने जो शानदार प्रदर्शन है काम के लिए। तो इसका व्यापार भी यहाँ होता था। तो कोई भी राजा चाहेगा कि उसकी सेना में बढ़िया घोड़े हों, तो एक मूल कारण एक ये भी था। और इसके साथ विदेशी व्यापार का केंद्र था, तो यहाँ से टैक्स अच्छा खासा आ जाता है, वो चीज। ऊपर से इधर मालवा है, मालवा जो है एग्रीकल्चर रूप से बहुत ही रिच था, सबसे ज्यादा खेती बढ़िया शानदार तरीके से होती थी। तो वहां से जो है जनता से रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। दो चीज ये हो गई। इस वजह से अलाउद्दीन चाहता था कि मैं चित्तौड़ पर अगर कब्जा कर लेता हूं तो यहाँ से गुजरात को और मालवा को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसका मेन रीजन ये था, क्योंकि अगर मान लो एक बार के लिए अगर वो गुजरात जीत लेता है और मालवा को भी जीत लेता है, तो यहाँ से वो एक बार तो टैक्स लेके चला जाता है, क्योंकि दबाव में जो है जनता टैक्स दे देती है। लेकिन जब वो गुजरात और मालवा से वापस दिल्ली चला जाएगा ना, तो वापस दिल्ली से टैक्स लेने आने के लिए उसे गुजरात और मालवा इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस समय आवागमन के साधन कम थे और संचार की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। तो वो यूं चाहता था कि मैं चित्तौड़ पर कब्जा कर लूं, तो चित्तौड़ पे अपना कोई एक आदमी बिठा करके मैं यहाँ से गुजरात को कंट्रोल कर सकता हूँ और मालवा को आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ, ये चीज थी। तो एक ये चीज हो गई। देखिए इसके बाद में एक और चीज है कि चित्तौड़ का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको रोकना। चित्तौड़ का प्रभाव, जो चित्तौड़ का इन्फ्लुएंस है उसको रोकना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब 1299 में गुजरात जा रहा था, कहाँ पे? गुजरात। तो जो राव रतन सिंह जी के पिता थे समर सिंह जी, समर सिंह, जब इनसे रास्ता मांगा उसने कि भाई यार मैं यहाँ से गुजरात जा रहा हूँ, मेरे को रास्ता दे दे, तो समर सिंह ने मना कर दिया, क्योंकि जो सेना निकलती है उसके साथ खेतों से होकर के मतलब बहुत सारे तोड़फोड़ नुकसान होते हैं। तो उसकी भरपाई के लिए इसने समर सिंह ने कहा कि भाई टैक्स देना पड़ेगा तेरे को, तब तो मैं जाने दूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि यार तू भी राजा है मैं भी राजा हूँ, इस टाइप की भी कोई चीज होती है नहीं, कि ऐसा नहीं होगा बिना टैक्स दिए नहीं। तो 1299 में जो है समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स लिया था। तो कहीं ना कहीं वो बात भी इसकी चुभ रही थी। तो और जो चित्तौड़ का प्रभाव है आसपास बढ़ भी रहा था। तो एक वो था कि इसने इसको अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। किसका? प्रतिष्ठा का सवाल था। प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए था क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मान लो ये सपने देख रहा है दुनिया को जीतने का, और अगर जब भी दरबार में से कोई बात करे कि भाई मेरे जैसा राजा कोई नहीं और मैं सबसे जीता हुआ, तो कोई भी अगर दरबार में बैठा तो वो हंस जाता था कि कैसे क्या हुआ, किस बात पे से, कि कुछ नहीं बस ऐसे, कि बताओ तो सही। फिर भी वो एक बार हम गुजरात जा रहे थे ना, तो टैक्स लिया था ना, तो वो बात भी कहीं ना कहीं इसके चुभ रही थी कि भाई मुझे रास्ता नहीं दिया और मेरे से टैक्स लिया। तो वो उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। और एक जो मुख्य कारण वो आप सबने पढ़ा है वो है पद्मिनी। पद्मिनी ये रावल रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मिनी
एक कारण ये भी माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ केवल एक औरत के लिए कोई राजा किसी राज्य पर हमला करेगा, वो तार्किक नहीं है। तो ये इतने सारी चीजें थे कि देखिए, पद्मिनी वाली कहानी आपने सबने सुनी है। देखिए पद्मिनी ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी, सिंघल द्वीप की राजकुमारी। इसके पिता थे गंधर्वसेन, पिता गंधर्वसेन, और माता थी चंपावती। सिंघल द्वीप श्रीलंका को बोलते हैं। देखिए कहानी इस प्रकार है कि इसके एक हीरामन तोता था, हीरामन तोता। कुछ किताबों में इसका नाम ललित भी मिलता है। देखिए हीरामन नाम का तोता था। तो ये तोता यहाँ से जो है आजाद हो जाता है, किसी तरीके से पिंजरे से निकल करके जाता है, और इसको जो है कोई बीच में जो शिकारी वो पकड़ लेता है और उसको मेवाड़ के जो राजा हैं रतन सिंह जी, उनके महलों में बेच देता है। तो ये वहां जाकर के जो है रतन सिंह जी से पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है कि हमारे वहाँ की राजकुमारी ऐसी है जिसने मुझे पाला है और वो बहुत सुंदर है, उसके बराबर सुंदर कोई नहीं है। तो जब रतन सिंह जी उस तोते से इसकी सुंदरता का बखान सुनते हैं तो इनके मन में जिज्ञासा होती है और वो जो है यहाँ से आकर के सिंघल द्वीप आ जाते हैं। कहाँ? श्रीलंका। और वहाँ पर कुछ दिनों तक रहते हैं, लेकिन जैसे पैसे वैसे खत्म हो जाते हैं, जोगी का वेश धारण कर लेते हैं। तो एक दिन जो है गंधर्वसेन जी की जो नजर इनके ऊपर पड़ती है, तो ये बोलते हैं गंधर्वसेन जी कि भाई तुम्हारे जोगी का वेश और तुम्हारा शरीर कदकाठी ये दोनों मैच नहीं करते, कि इतनी कम उम्र में तुमने जोगी का वेश धारण कर लिया, बात क्या है कि जो कारण वो बताओ। तो रतन सिंह जी कहते हैं कि जो असली कारण है ना वो आपके महलों में है। कि क्या? तो फिर ये अपनी पहचान बताते हैं कि भाई मैं मेवाड़ का राजा हूँ और वहाँ से आया हूँ, और ये उसका जो मुख्य कारण है वो है पद्मिनी आपकी बेटी। तो ये वहाँ उनसे शादी करते हैं और उसको लेकर के चित्तौड़ आ जाते हैं। तो जब ये चित्तौड़ में रह रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो इनके दरबार में एक पंडित जी थे, राघव चेतन, पढ़े लिखे आदमी थे, विद्वान राघव चेतन। एक दिन इनकी नजर पद्मिनी के ऊपर पड़ती है और ये उसको देख करके बेहोश हो जाती है। तो राव रतन सिंह जी कहते हैं कि यार किसी दूसरे की औरत के ऊपर गलत निगाह डालना ये तो गलत बात है, और आप जैसे पढ़े लिखे विद्वान आदमी ऐसा करें ये तो सरासरी गलत है। तो फिर ये राघव चेतन को जो है यहाँ से देश निकाला दे देते हैं, मतलब बेच दे करके निकाल देते हैं, देश निकाला। और देश से निकालने के बाद में ये चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास जाता है? खिलजी के पास, क्योंकि अपने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो वाली बात है। और ये खिलजी को जाकर के दिल्ली में सब बताता है, सारी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। तो अलाउद्दीन खिलजी उस इसकी बात को सुन करके जो है चित्तौड़ आकर के राव रतन सिंह जी को मैसेज करता है कि भाई मुझे जो आपकी एक रानी है वो चाहिए। तो राव रतन सिंह जी कहते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम किसी दूसरे की पत्नी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये संभव नहीं है। तो फिर जब कुछ दिनों तक पार नहीं पड़ती है तो अलाउद्दीन खिलजी वापस रतन सिंह जी के पास मैसेज करवाता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, और माफ़ी मांगता है, और संधि प्रस्ताव के तौर पे जो है वो अपनी बात रखता है। तो अलाउद्दीन खिलजी बितर किले में जो है खाना खाने जाता है, क्योंकि भाई दुश्मनी खत्म, अब दोस्ती करेंगे। जब अलाउद्दीन खिलजी बितर महल में खाना खाने जाता है ना, तो ये पद्मिनी की सुंदरता को एक दर्पण में देख लेता है। देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी खाना खा करके वापस आता है तो आते ही रतन सिंह जी जो है इसको सीओप करने बाहर तक आते हैं, चित्तौड़ किले के बाहर तक इसके कैंप लगे हुए थे, तो वहाँ इसको छोड़ने आते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जितना जैसा दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा चालाक आदमी था, जगीरा की तरह जो इसमें कमीनापन है वो कूट कूट के भरा हुआ था। तो इसने जो क्या किया, रतन सिंह जी को बाहर आते ही बंदी बना लिया। बंदी बना करके भीतर मैसेज किया कि पद्मिनी अगर खुद आए
तो मैं राव रतन सिंह जी को छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। पद्मिनी को जब ये बात पता चलती है कि भाई राव रतन सिंह जी को कैद कर लिया गया है और वो मैसेज मिलता है, तो पद्मिनी जितनी सुंदर महिला थी उससे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान और वीरांगना महिला थी। तो वो वापस अलाउद्दीन खिलजी को कहलवाती है कि मैं आऊँगी तो सही, लेकिन मेरे साथ और दूसरी दासियाँ भी आएंगी। और ये पालकियों में जो कहार जाते हैं, तो उन पालकी ढोने वाली जो एक जाति थी पहले कहार, तो ये उनके साथ अपने सैनिकों को बिठाती है पालकियों में महिलाओं के वेश में, और बाहर जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के जो खेमे डले हुए थे डेरे, उन पे वहाँ से जो है राव रतन सिंह जी को छुड़ा करके ले आती है और भीतर आ जाते हैं वापस किले में। तो इस बात का पता जब अलाउद्दीन खिलजी को चलता है तो बौखला जाता है और वो कहता है कि अब तो मैं रानी पद्मिनी को लेके जाऊंगा। और यहाँ पर उसने जो है 8 माह तक घेरा डाला, 8 माह तक घेरा डाला। कहाँ? चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। 8 महीने तक भी ऐसे भाई, पहले क्या है, अगर दुश्मन की सेना ज़्यादा हो और अपनी सेना कम हो ना, तो राजा महाराजा क्या है किले के भीतर दरवाजा बंद करके सुरक्षित बैठ जाते थे कि भाई कितने दिनों तक रहेगा, कोई बाहर का आदमी दूसरी जगह पर कितने दिनों तक रख सकता है। लेकिन इसके पास थोड़ी पावर थी, शक्तियाँ थी, तो ये 8 महीने तक रुकता है। और फिर जब किले में प्रॉपर अन्न जल की व्यवस्था थी, लेकिन इतने दिन तक खर्च करने के बाद में पानी की वो किल्लत आने लगी, तब राव रतन सिंह जी ने उन सब ने मिल करके जो है साका किया। तो देखिए, साका मतलब इसमें एक तो होता है जोहर और एक होता है केसरिया। युद्ध बोलते थे उस टाइम पे, जो युद्ध करते थे उसको बोलते थे साका। देखिए, मैं केसरिया और जोहर इन दोनों के बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें बता दूंगा कि जोहर किसे कहते हैं और केसरिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो जोहर और केसरिया की जो कंबाइंड फॉर्म थी वो थी साका। जोहर में क्या है, महिलाएं अपनी मर्जी से जो है अग्निकुंड में जाकर के अपने प्राण उत्सर्ग कर देते थे, क्योंकि ये विदेशी हैं और अगर मान लो लड़ाई करते हैं, इनकी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज़्यादा है, तो हारना तो तय है। तो जब ये जीत जाएंगे तो जो यहाँ की महिलाएं थी, बच्चियां थी, उनको ले जा करके ये उनका बिजनेस करते थे, मतलब व्यापार करते थे, उनको बेच देते थे। तो अपनी आबरू इज्जत बचाने के लिए जो अपनी राजपूत क्षत्रियाणियाँ थी, वो क्या करती थी, जितनी भी महिलाएं, वो सब अग्नि जलाती और उसमें अपनी इच्छा से जो है अपने प्राण त्याग देती थी। अब ये तो खत्म हो गए, उसके बाद में बचे कौन? सिर्फ पुरुष पुरुष। तो उनके भीतर एक तो परिवार खत्म हो गया, अब और ज्यादा गुस्सा होता था। तो उनका एक मेन जो मकसद रह जाता था वो था कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मन की सेना का नुकसान करना, दुश्मन का नुकसान करना। तो यहाँ पे जोहर करती है कौन? पद्मिनी। अब पद्मिनी अकेले तो है नहीं, पद्मिनी के साथ 1600 रानियां और है, वो जोहर करती है। ये बात है 25 अगस्त, 25 अगस्त को ये जोहर करती हैं। और इधर रतन सिंह जी और इनके साथ गोरा और बादल, गोरा व बादल। गोरा पद्मिनी का भाई था और बादल जो है इसका भतीजा था। ये दोनों आपस में चाचा भतीजा थे, गोरा चाचा और ये भतीजा। देखिए, ये केसरिया को लीड करते हैं। केसरिया कपड़ा पहन के, मतलब केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध करने जाते हैं और वहां पर सब वीर गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, अब इसके बाद में देखिए, जब पद्मिनी 1600 रानियों के साथ जोहर कर लेती है और रतन सिंह जी गोरा और बादल के साथ जो है केसरिया करते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीत जाता है। जब वो जीत कर चित्तौड़ में प्रवेश करता है, तो जिस चीज़ की उसको चाह थी वो नहीं मिलती है, तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। और उसके बाद में जो वहाँ पे लोग थे, क्योंकि भाई लड़ाई कौन करते हैं, एक तो सैनिक, कोई जो वीर पुरुष है वो, बाकी जो किसान और जो आम पब्लिक थी वो तो किले में थी भीतर। तो ये वहाँ पर 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा देता है, नरसंहार। 30,000 लोगों को जो है बेरहमी से मार दिया जाता है। और उसके बाद में ये
चित्तौड़ को जीत करके अपने बेटे खिज्र खां को इसका शासन सौंपता है, खिज्र खां। और कि खिज्र खां अब इसको आबाद करेगा तो इसका नाम रख देता है खिजराबाद। इस बात की जानकारी कि चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखा, ये हमें चित्तौड़ के पास में ही एक धायबी पीर की दरगाह है। धायबी पीर जो मुस्लिम संत होते थे उनकी दरगाहें होती हैं, तो उसकी जो दरगाह है, दरगाह उस पे एक फारसी भी लेके, फारसी लेख, वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि जो चित्तौड़ का नाम है वो खिज्र खां को सौंप करके खिजराबाद किया था। तो धायबी पीर की दरगाह के लेख से हमें खिजराबाद का नाम पता चला। अब देखिए यहाँ शासन किसको सौंप दिया, खिज्र खां को। अब जब खिज्र खां को शासन सौंप दिया तो खिज्र खां यहाँ पे रहा और इसने गंभीरी नदी है, गंभीरी नदी पर पुल बनवाया। और एक मकबरा बनवाया, कौन बोलते हैं, एक मकबरा बनवाया। और इस मकबरे पर उसने फारसी में एक लेख लगवाया, क्योंकि इनकी भाषा कौन सी है, फारसी, फारसी लेख लगवाया। इसमें इसने जानकारी दी, जैसे अभी भी बहुत से राजा या कहीं पे भी अपने जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, मंत्री जितने भी होते हैं, कोई भी जो राजनीति में होता है, कोई जो उससे संबंधित अगर वो कोई निर्माण कार्य करवाता है ना, तो उसका शिलान्यास कि किसने किया, कब किया, कौन कौन उपस्थित थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो वो सारी बातें आज भी जो है एक अपन अभिलेख के तौर पे जो है कोई बिल्डिंग या कोई भी जो नई स्मारक बनाया जाता है तो वहाँ पे लगाते हैं, होता है। तो प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता था, अगर कोई चीज बनवाता है तो वहाँ पे वो अपने बारे में और जो दूसरी चीजें उसके बारे में बताता था। तो देखिए यहाँ ये बताता है खिज्र खां कि मैं खिज्र खां ये अभी चित्तौड़ में शासन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मकबरा बनवा रहा हूँ। लेकिन कि भाई आप मेरे को तो जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन मेरे पापा को आप अच्छे से जानते हो। मेरे पापा का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। अपने पिता की तारीफ में लिखवाता है कि मेरे पिता जो हैं सिकंदर सानी है, मतलब दूसरे सिकंदर है दुनिया के। और उसे ईश्वर की छाया बताता है कि वो ईश्वर की छाया है, ईश्वर की छाया मतलब शेड ऑफ गॉड है। और एक और चीज बताता है कि दुनिया के रक्षक है, संसार के रक्षक, दुनिया या संसार के रक्षक। सेवियर ऑफ वर्ल्ड है मेरे पापा, ये ऐसा लिखवाता है। सिकंदर सानी है, ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक या दुनिया का रक्षक बताता है। तो यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी की 3 उपाधियां अपना बेटा लिखवा के जाता है। अब उसके बाद में कुछ दिनों तक क्या मतलब खिज्र खां लगभग यहाँ पे 11-12 साल तक रहा। और उसके बाद में इसका मन नहीं लगा तो उसने अपने पापा को मैसेज किया कि पापा अब मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने कर लिया राज यहाँ पे 10-12 साल हो गए, अब मैं दिल्ली आ रहा हूँ वापस। तो यहाँ से दिल्ली चला जाता है और यहाँ का शासन जो है मालदेव सोनगरा है, मालदेव सोनगरा इसको सौंप देते हैं। अब मालदेव सोनगरा को शासन सौंप दिया और ये यहाँ से चला जाता है। तो अब देखिए मालदेव सोनगरा कौन था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे 1303 में आक्रमण किया, लेकिन इसी तरीके से इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? जालौर पर। और जालौर में कानड़ देव और वीरमदेव, कानड़ देव का बेटा था वीरमदेव, ये दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और कानड़ देव का भाई मालदेव सोनगरा था। देखिए कुछ तो बताते हैं कि कानड़ देव ने इसको पहले ही निकाल दिया था तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया था। और कुछ लोग बताते हैं कि जो मालदेव सोनगरा है उस युद्ध में जो है जीवित बच गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाद में मालदेव सोनगरा को
चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब मालदेव सोनग्रा को जो है हम, इसकी मूछें थी बड़ी बड़ी, तो इसलिए इसको मूछाला मालदेव कहते हैं, मूछाला मालदेव। देखिए मालदेव सोनग्रा को दे दिया। इसके बाद में देखिए कुछ चीजें और देख लेते हैं। एक है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, ये चित्तौड़ अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे, खिलजी के साथ। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है खजाइन उल फतूह, और इसी पुस्तक का जो नाम है वो है तारीख ए अलाई। तारीख का मतलब है हिस्ट्री, मतलब इतिहास है, अलाई मतलब अलाउद्दीन खिलजी का। तो अमीर खुसरो ने इस पुस्तक में जो चित्तौड़ का जो सारा घटनाक्रम है उसका आंखों देखा वर्णन किया है, आंखों देखा वर्णन। और इसी में ये बताते हैं कि चित्तौड़ विजय के बाद में जो है हम भीतर गए किले में और हम वहां पे जो है 30,000 लोगों को मरवा दिया था। ये सारी बातें ये खुद लिखता है अमीर खुसरो, आंखों देखा खजाइन उल फतूह तारीख अलाई, इसका नाम याद रखना। और एक और अपने इतिहासकारों ये हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है पद्मावत। पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी, ये जो अयोध्या है अपने उसके आसपास में कोई जगह है वहां पे, तो अयोध्या के आसपास के रहने वाले हैं, तो किसमें लिखी है अवधी भाषा में, अवधी भाषा, ठीक है। और इस पद्मावत ग्रंथ की जो ये पद्मिनी वाली कहानी है, सुंदरता वाली, कि जो तोता वहां से आता है, वो सारी घटनाक्रम ये यहाँ पर इन्होंने दिया है। लेकिन जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो एक इस ग्रंथ को काल्पनिक ग्रंथ है ये, और इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मिनी के थ्रू, मतलब पद्मिनी के माध्यम से जो है ईश्वर की बातें की है, ईश्वर की और उनके प्रेम की, संसार की बातें करिए। तो इस चीज को जो है बाद में अपने जितने भी इतिहासकार हुए हैं इस कहानी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया है। जो अपने इतिहासकार हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस कहानी को जरूर माना है। जो पद्मिनी और तोता वाली कहानी सिंगल द्वीप की, उसको जैसे अपने कर्नल जेम्स टोड हो गए, मुणोत नैन्सी हो गए, इन सब ने कहीं ना कहीं इस कहानी को माना है। लेकिन अपने एक इतिहासकार हुए हैं, नहीं अपने बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण, किताब इसको मिश्रण लिखती है लेकिन इसको देख लेना मिश्रण सही है। तो सूर्यमल मिश्रण जी ने जो है इसको नहीं माना, किसकी, जायसी की जो है इस कहानी को नहीं माना, इन्होंने नहीं माना कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि अपने राव रतन सिंह जी कहीं श्रीलंका गए थे, और वो ये इन्होंने नहीं माना। और वैसे भी देखिए कि इतिहास कहानियों का विषय है जो प्रचलन में आ गई। अब ये सारी कहानी यहाँ तक हो गई खत्म। उसके बाद में एक और चीज, ये तो जो पद्मावत का, ये 1540 में लिखा गया था। पद्मावत 1540 ईस्वी में जब अपने दिल्ली पर शेरशाह सूरी का राज था, शेरशाह सूरी के समय लिखा गया था। कहानी 1303 की, और ये लिखा गया 1540 में। देखिए लगभग 200 साल बाद। तो वो चीज़ें कि कहीं ना कहीं जैसे जनश्रुतियों में कोई कहानी प्रचलन में होती है ना, तो वो समय के साथ उसमें बदलाव आते जाते हैं। तो इसका तार्किक विश्लेषण देखें तो देखिए कि जो अपने राजस्थान के जितने राजस्थानी लिटरेचर के जितने कवि हुए हैं और जितने लोग हैं, उन्होंने, इतिहासकारों ने इस कहानी को नहीं माना, और इन्होंने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने चित्तौड़ का राजा और वो सिंगल द्वीप
मतलब श्रीलंका जा करके वहाँ जाए किसी एक राजकुमारी के लिए, तो कहाँ तो चित्तौड़ है और कहाँ पे श्रीलंका। जब अपन भारत का मैप खरीदते हैं तो उसके साथ श्रीलंका फ्री में आता है। तो वो चीज़ें कि वो वहाँ गए और इतने दिनों तक बेस बदल करके रहे, जबकि यहाँ पे शासन सिर्फ केवल 1 साल किया था। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं मैच नहीं खाती कि कोई तोता वहाँ से उड़ के आएगा और उस तोते की बात मान करके कोई राजकुमार या राजा जो है किसी दूसरे देश में जाएगा। तो ये कहानी बनावटी सी लगती है, मतलब एक जैसे फिल्म होती है, फिल्म में जो कहानियां लिखते हैं उसी तरीके की एक कहानी लगती है, लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं कुछ और होती है। तो देखिए अपने जो राजस्थानी साहित्य में जो प्रमाण मिलता है उसमें जो जितने भी साहित्यकार हुए हैं उसमें जो पद्मिनी है, पद्मिनी ये पूगल की थी। बीकानेर में एक जगह पड़ती है पूगल, और पूगल के थे पुण्यपाल भाटी, पुण्यपाल भाटी इनकी पुत्री थी। कहते हैं कि ये पुण्यपाल जी जो है पहले जो बीकानेर था वो जैसलमेर रियासत में आया करता था, तो इनको जो है पूगल ठिकाना मिला था, तो ये वहाँ जाकर के रहने लग गए थे, पहले जैसलमेर में रहते थे। और अपने राजस्थानी में तो एक अच्छा सा दोहा भी है, पूगल गडरी पद्मिनी तू रानी सिर मोड़, जैसलमेर जन्म लियो और परनीगढ़ चित्तौड़। पूगल गडरी पद्मिनी मतलब पूगल की पद्मिनी है, तू रानी सिर मोड़ मतलब तू सब रानियों की सिर मोड़ है, मतलब उनमें सबसे ऊपर है। और जैसलमेर जन्म लियो, जैसलमेर में जन्म लिया, और परनीगढ़ चित्तौड़, और जो है विवाह कहाँ हुआ है तेरा, वो चित्तौड़ में हुआ है। तो ये कहानियाँ हैं, और जितना सुंदरता का इसमें बखान किया गया है वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही तारीफें की है कि जो पद्मिनी है वो पानी भी पीती है ना तो पानी उसके गले में से दिखता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो अपन उसको बोलते हैं ना कवियों में, वो एक चीज़ है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वो किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके बता देते हैं, वो कहानी है। लेकिन जो अपने राजस्थान में वो ये मत है। और आज भी अगर अपन अपने राजस्थानी अंचल में अगर जाएं बात करें, तो आज भी गाँवों में जो है अगर कोई सुंदर स्त्री है, कोई सुंदर महिला है, तो उसकी जो तुलना है वो पद्मिनी से की जाती है कि ये पुगल की पद्मिनी की तरह। देखिए ये कहानी है कि कहाँ की, बीकानेर की और अपने मेवाड़ की। लेकिन मैं अपने हाड़ौती में तक इस कहानी का प्रचलन है। मेरी दादी खुद अगर कोई लड़का जैसे कहता है ना कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगा कहीं और करूँगा, तो दादी खुद कहती है कि देखेंगे देखिए कौन सी पदम देश की पद्मिनी लाएगा। तो वो चीज़ है कि पदम देश मतलब जो पद्मिनी जहाँ रह रही है, जो देश है वो उसके बारे में। हो सकता है इधर पूर्वी राजस्थान वालों को एग्जैक्ट वो गाँव का नाम पता ना हो, लेकिन उधर तो है कि कौन सी पुगल की पद्मिनी लाएगा ये, वो चीज़ है। तो ये जो सारी कहानियाँ हैं, और एक और चीज़ देख लेना कि 2018 में संजय लीला बंसाली ने इसके ऊपर फिल्म बनाई है, संजय लीला बंसाली। तो वो जो है फिल्म विवादास्पद रही है। फिल्म थी पद्मावत। 2018 में बनी थी पद्मावत फिल्म, इसके डायरेक्टर थे संजय लीला बंसाली। तो विवादास्पद रही है, मतलब इन्होंने जो है कुछ इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पर दिखाने की कोशिश की थी पर्दे पर। तो उस चीज़ का जो है अपने जो राजस्थानी के लोग हैं उन सब ने इसका विरोध किया था। तो उस चीज़ को भी देख लेना अगर कहीं किसी एग्जाम में पूछ ले तो ये सारी चीज़ें आज हमने देख ली। उसके बाद में अब हम आगे पढ़ेंगे। ये रावल शाखा का अंतिम राजा हैं कौन, राव रतन सिंह, क्योंकि यहाँ से जाकर के जो है रावल शाखा खत्म हो जाती है। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे वो राणा हम्मीर के बारे में, तो किस तरीके से उसने वापस चित्तौड़ को जीता और वो सारी कहानी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कुछ अच्छा लगा और विश्लेषण रूप से अगर आपने इतिहास को पढ़ा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।